हेलो एवरीवन। दुनिया में दो तरह के दुखी लोग हैं। एक जो सच में अभावों में जीता है, गरीब है, जिसे पेट भर रोटी नहीं मिल पाती। और दूसरा दुखी वह है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन मानसिक असंतोष है। यह कहानी यशपाल जी ने लिखी है। इसमें दो अलग अलग परिवारों की बात बताई है जिनके लिए दुख की परिभाषा अलग अलग है। इस कहानी में दिलीप और हेमा पति पत्नी हैं और एक गरीब माँ और बेटा बताए हैं। दो परिवार अलग अलग है और उनके दुख के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि असली दुखी कौन है, जो सच में गरीब है वह, या जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वह। इस कहानी में हेमा और दिलीप पत्नी और पति है। हेमा दिलीप की चहेती है। दिलीप उसका बहुत ख्याल रखता है, उसका आदर सम्मान करता है। दिलीप ने हेमा को सारी स्वतंत्रता दी है, कोई भी बंधन नहीं है, उसे कहीं कोई कष्ट नहीं देता। इतना होने के बावजूद एक छोटी सी घटना घटती है। दिलीप हेमा की सहेली को लेकर सिनेमा देखने जाता है। यह बात हेमा को पता चलती है और हेमा गुस्से में अपना घर छोड़कर मायके चली जाती है। दिलीप दुखी है। वह सोचता है कि इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतना प्यार करता हूँ, फिर भी हेमा मेरे प्यार को नहीं समझ पाई और मुझे छोड़कर चली गई। वह पार्क में घूमता है, रात का समय है। रात के अंधेरे में एक छोटे से बच्चे को पकौड़ियाँ बेचते हुए देखता है। दिलीप उस बच्चे के पास जाता है, पकौड़ियाँ खरीदता है, चुपके से उस बच्चे के घर तक पहुंच जाता है और देखता है कि यह बच्चा और उसकी माँ कितने गरीबी में जी रहे हैं। पेट भर रोटी नहीं है दोनों के पास, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कितने प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। दिलीप अपनी पत्नी के बारे में यहाँ सोचता है कि हेमा के पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हेमा रूठ कर अपने मायके चली गई। हर वक्त वह दुखी रहती है। ये कहानी ये चार पात्रों के आसपास ही घूम रही है। बहुत ही सुंदर कहानी है, पढ़ते हैं हम इसे। जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तब मन वितृष्णा से भर जाता है। एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। व्यक्ति को जब किसी से अपमान मिले, तिरस्कार मिले, अगर हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, वही व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ दे, तो हमारा मन वितृष्णा से भर जाता है। वितृष्णा का मतलब है वैराग्य। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, एकदम मर जाने की इच्छा होती है। व्यक्ति
एकदम विरक्त हो जाता है। उसे लगता है कि अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य का मन वितृष्णा से कब भर जाता है? तो जब कोई आदमी दूसरों की अपेक्षा किसी व्यक्ति को अपना समझकर उस पर भरोसा करता है, लेकिन उसी से अपमान और तिरस्कार मिलता है, तो मन वितृष्णा से भर जाता है। दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वह उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। दिलीप अपनी पत्नी हेमा को बहुत ही सम्मान देता था, बहुत ही प्रेम था उसे। उसने अपनी पत्नी पर कोई बंधन नहीं लगाया था। इस पर भी जब वह हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के उसकी सहेली के साथ सिनेमा देख आने के कारण दिन भर रूठी रहकर दूसरे ही दिन माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। दिलीप ने हेमा को स्वतंत्रता दी, उसका आदर करता था, उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन फिर भी हेमा खुश नहीं थी। दिलीप हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देखने चला गया था, यह बात हेमा को पता चल गई और इस वजह से वह दिन भर रूठी रही और दूसरे दिन माँ के घर चली गई। तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। यह प्रश्न सविस्तार में पूछा जाता है कि दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा, क्यों? तो दिलीप ने हेमा को स्वतंत्रता दी थी, उसका आदर करता था, उसके प्रति मन में अत्यंत प्रेम था। उसके बावजूद वह हेमा को संतुष्ट नहीं कर सका। वह हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देख आया तो वह दिन भर रूठी रही और दूसरे ही दिन अपने मायके चली गई। हेमा के ऐसे व्यवहार के कारण दिलीप के क्षोभ का अंत न रहा। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाता है। सितंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा था। बारिश हो रही थी। दिलीप अपने कमरे में बैठा हुआ है। उसका मन पश्चाताप से भर गया है। ग्लानि यानी पश्चाताप, मन में होने वाला खेद। शब्द समूह के लिए पूछा जाए तो ध्यान रखना, ग्लानि का मतलब है मन में होने वाला खेद। 1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो समय जल्दी नहीं बीतता। दिलीप अकेला है, दुखी है कि हेमा उसे समझ नहीं रही है। इतना कुछ हेमा को सुख समृद्धि में रखा है, इतना प्रेम करता है, फिर भी हेमा रूठ कर चली गई। समय को बीतता न देख दिलीप खींचकर सो जाने का यत्न करने लगा। इसी समय जीने पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। अलसाई हुई आंखों को आधा खोल उसने दरवाजे की ओर देखा। दिलीप सोने की कोशिश कर रहा है। टाइम नहीं जा रहा, दुख का समय है। उतनी ही देर में दिलीप का छोटा भाई सीढ़ी से उतरता हुआ नीचे आया। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से इजाज़त दी। आंखें बंद कर ली। छोटा भाई बाइक लेने आया है। दिलीप ने हाथ का इशारा करके हाँ कह दिया कि हाँ ले जाओ।
दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने को सूचना दी। शाम के 6 बज चुके हैं। दिलीप को अनुभव हुआ क्या देह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा। उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ, कोई भी बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। दिलीप ने देखा शाम के 6 बज गए हैं। उसने सोचा कि क्या वह इस दुख में कमरे में पड़ा ही रहेगा। उसने बाहर देखा, बारिश रुक गई थी। फिर उसने सोचा कि अगर घर में यहीं पर बैठा रहूँगा तो आस पड़ोस के लोग अप्रिय चर्चा करने के लिए आ जाएंगे। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसील के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता। दिलीप लोगों की अप्रिय चर्चा से बचने के लिए घर से बाहर चला गया। वह मिंटो पार्क पहुंच गया। पार्क यानी बगीचा। फसील के बाग से, देखिए मैंने यहाँ फसील के नीचे लाइन दोरी है। फसील यानी कोट का जो विस्तार होता है ना, लंबा चौड़ा मैदान है मिंटो पार्क। बारिश हो रही है, कीचड़ है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं है। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। ख्याल आया यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा। वहाँ एक बेंच है, बेंच के ऊपर दिलीप बैठ गया। सोच रहा है कितनी ठंडी हवा है, बारिश है, कीचड़ है, मिंटो पार्क में कोई नहीं है। यदि मैं इस ठंड से बीमार हो जाऊं, मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो मैं किसी को नहीं कहूँगा। इसका मतलब हेमा से था कि मैं अपना दुख हेमा को भी नहीं बताऊंगा, ना उसे बुलाऊंगा। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। फिर सोचता है कि मैं बीमार होके शायद मर भी जाऊं, एक दिन मृत्यु अपने साथ मुझे लेके चली जाए। उस दिन जो लोग रोने बैठे उनमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा। दिलीप मन में सोच रहा है कि मुझे ठंड लग जाए, मैं बीमार होकर मर जाऊं, लोग रोते होंगे, उसमें हेमा भी रोती होगी और उसे फिर दुख होगा, पछतावा होगा कि मैंने दिलीप को खो दिया। यही हेमा के लिए बदला होगा। दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। समीप 3 फरलांग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियां गुजर चुकी थी, उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया फ्रंटियर मेल जा रही है। 9:30 बज गए। रात के 9:30 बजे हैं। दिलीप मिंटो पार्क में ही बैठा है। फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से निकला, तब दिलीप का जो मन में जो ख्याल चल रहे थे उससे वो बाहर निकला। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उसका मन हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ शैथिल्य बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल पैदल बागो बाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। रात के 9:30 बज चुके हैं।
अब वहाँ से दिलीप साइकिल लेकर पैदल पैदल बादशाही मस्जिद और वहाँ से टकसाली दरवाजे तक और वहाँ से फिर भाटी दरवाजे तक पहुँच गया। ये वहाँ के एरिया के नाम है। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ क्या दिखा? बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। ये एक वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है, ध्यान रखना कि बिजली के लैंप किस भाव से प्रकाश डाल रहे थे। तो दो शब्द याद रखने हैं, निष्काम और निर्विकार भाव से। यहाँ निष्काम का अर्थ क्या है? कि जिसके मन में कोई इच्छा न हो, और निर्विकार का मतलब है कि जिसमें कोई परिवर्तन न हो, विकार न हो। मनुष्यों के अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। और जगत के यह अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था, कोई दाएं को कोई बाएं को, कोई आगे को कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। दिलीप घर जाने के लिए उठा है। सड़क लगभग सुनसान थी। मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह न करके लाखों पतंगे, लाइट के पास छोटे छोटे जीव जंतु उड़ते होते हैं, आपने देखे होंगे, पतंगे कहते हैं उसको। लाखों पतंगे बिजली के लैंप के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। जितने भी ये जीव जंतु थे, पतंगे थे, वह एक नक्षत्र की तरह अपने अपने मार्ग पर चक्कर काट रहे थे। कोई दाएं जा रहा था तो कोई बाएं, विपरीत गति में ये लोग चक्कर काट रहे थे। फिर भी कोई किसी से टकराता नहीं था। हम देखते हैं ना ब्रह्मांड में, अवकाश में जो हमारे ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र है, वो घूमते रहते हैं ना, लेकिन किसी से टकराते नहीं हैं। अपनी अपनी गति पर वह चक्कर काटते रहते हैं। ठीक उसी तरह ये रोड पर जो स्ट्रीट लाइट होती है, सड़क के किनारे जो लाइटें होती हैं, उसके प्रकाश के आसपास लाखों पतंगे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं निरंतर घूम रहे थे, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं था। और क्या हो रहा था? वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। बारिश हो चुकी थी, इसलिए पत्ते भीगे हुए थे और उस पर प्रकाश पड़ रहा था, तो वो चमक रहे थे। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। ज्यों-ज्यों वह लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलटकर पीछे हो जाती। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। दिलीप ने देखा कि सड़क के किनारे बिजली के लैंपों के चारों ओर लाखों पतंगे गोला बांधकर नृत्य कर रहे हैं। लैंप के नीचे से दिलीप आगे बढ़ रहा है, लाइट के नीचे से आगे बढ़ रहा है, रोड पर जा रहा है, तो उसकी परछाई पहले छोटी दिखती है और फिर धीरे धीरे वो परछाई पलटकर पीछे हो जाती है। हम भी जब कहीं जाते, लाइट के नीचे खड़े होते हैं या आगे पीछे चलते हैं, तो हमारी परछाई कभी आगे दिखती है तो कभी पीछे दिखती है। भीगे पत्ते लैंप की तरह चमक रहे हैं।
ये सब देखकर दिलीप को लगता है कि मनुष्य नहीं है यहाँ पर, फिर भी संसार कितना व्यस्त है, रोचक है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया ने कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहिरे एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। दिलीप रात को आगे बढ़ रहा है, अपने घर जा रहा है। उसने सड़क के किनारे नींबू के वृक्ष की छाया में एक सफ़ेद जैसी चीज़ देखी। करीब गया तो उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का बैठा है सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने, और उसके पास एक थाली है, उसमें कुछ सामान बेचने के लिए बैठा है वो। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। दिलीप को अपना बचपन याद आता है कि वो छोटा था तो अक्सर ऐसे खोमचे वाले से चीज़ खरीद कर खाता था। यहाँ कोई नहीं है अभी, लेकिन ये बच्चा फिर भी इतनी सुनसान सड़क पर क्या बेचने के लिए बैठा है और क्यों बैठा है। खोमचे वाले से क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। खोमचा लेकर बैठा था, एक छोटी सी दुकान, चलती फिरती दुकान, उसको खोमचा कहते हैं। उठाकर आप कहीं भी उसको रख दो। बहुत दुबला पतला है, बहुत छोटा बच्चा है। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं। दिलीप ने देखा कि ये बच्चा अंधेरे में बैठा है, इसके पास केरोसिन का दिया भी नहीं है कि वो उसको जलाकर थोड़ा उजाला कर सके। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन और ढिबरी यानी दिया, दीपक। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। लड़के ने देखा कि दिलीप उसके पास आ रहा है, फिर आंखें झुका ली, शर्मिंदा हो गया। दिलीप ने और ध्यान से देखा, लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न थी। थाली में कागज़ के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी। दिलीप ने देखा कि ये बच्चा तो छोटा सा है, कमज़ोर है, इसमें चतुरता नहीं है। उसने देखा वह बच्चा एक छोटी सी थाली के अंदर कागज़ के टुकड़े रखे हैं और उन टुकड़ों पर पकौड़ियाँ बेच रहा है। 8 टुकड़े रखे हैं और 8 टुकड़ों पर पकौड़ियाँ रखकर ढेरी लगा दी है। यहाँ एक और वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि लड़का क्या बेच रहा था। तो लड़का थाली में कागज़ के 8 टुकड़ों पर 8 ढेरियाँ लगाकर पकौड़े बेच रहा था। दिलीप ने सोचा इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। दिलीप ने देखा कि इतना सूना रास्ता है, ठंड हो रही है, बरसात है, मैं और ये लड़का 2 ही है यहाँ पर। वह वहीं पर ठिठक गया, रुक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज़ है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। लड़के को लगा कि कोई खरीदार आया है। लड़के ने दिलीप को देखकर कहा कि 1 पैसे में 1 ढेरी पकौड़ी की। पकौड़ी मतलब भजिया। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी। वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। दिलीप भाव करता है,
कि कुछ कम नहीं करेगा? लड़के ने जवाब दिया कि माँ गुस्सा करेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए। दिलीप ने जितने भी पकोड़े थे सारे खरीद लिए। 8 पैसे में लिए, क्योंकि एक ढेरी 1 पैसे की थी, 8 ढेरी 8 पैसे की। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके पर की क्या अवस्था होगी? यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। रुपये को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दिलीप यह सोचकर कांप जाता है। सिहर उठना यानी कांपना, कि इतनी ठंड में, अंधेरे में लड़का पकौड़ियाँ बेच रहा है तो इनके घर की अवस्था कितनी दीन होगी। उसने लड़के को 1 रुपया दिया। लड़के ने क्या जवाब दिया कि मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। लड़के के पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। दिलीप ने कहा कि तुम्हारा घर पास में है, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, तुम अपने घर से छुट्टे लेकर मुझे दे देना। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। घर में पैसा नहीं है। लड़के ने कहा कि मेरे घर पे छुट्टे पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि वो इतना गरीब है। फिर भी दिलीप उसका घर देखना चाह रहा था। दिलीप ने कहा, होंगे, चलो मैं आ रहा हूँ। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। लड़के ने कहा कि मेरी माँ एक बाबू के यहाँ घर का काम करती थी, लेकिन अब मेरी माँ को नौकरी से निकाल दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? नौकरी से क्यों निकाल दिया माँ को? लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपये महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। देखो, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाबू ने लड़के की माँ को काम से क्यों हटा दिया। तो लड़के की माँ एक बाबू के यहाँ 250 रुपये महीने पर चौका बर्तन यानी घर का काम करती थी। जगतू एक लड़का है, उसकी माँ ने उस बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में ही सारा काम कर देगी, इसलिए जो सेठ था उसकी घरवाली ने उसे काम पर रख लिया और लड़के की माँ को नौकरी से निकाल दिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? दिलीप सारी बातें पूछ रहा है। लड़के का पिता मर चुका है,
माँ जहाँ पर घर का काम करती थी उसे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए बच्चे को पकौड़ियाँ बेचने पर मजबूर होना पड़ा है। बच्चा ऐसी ठंड में, इतनी कीचड़ में भी बहुत ही आराम से चलकर आगे बढ़ रहा है। लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। दिलीप ने पूछा कि तुम्हें ठंड नहीं लगती? तो लड़के ने मना कर दिया। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली है, उसे निकाल दिया। देखो, एक और प्रश्न है कि स्कूल वालों ने जगतू की माँ को क्यों निकाला? जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुलाकर लाती थी। अब स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने ले जाने के लिए गाड़ी रख ली स्कूल में ही। स्कूल की कार या गाड़ी होती है उस तरह से, इसलिए स्कूल वालों ने जगतू की माँ को भी स्कूल में से नौकरी से निकाल दिया था। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा। मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई, जैसी कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से दो एक मैले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीणकाय आधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। लड़के की कोठरी कैसी थी? उसकी जो ऊंचाई है, कोठरी यानी छोटा सा एक कच्चा मकान, लड़के की कोठरी की ऊंचाई आदमी के कद के जितनी ही थी। धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी धुंधला प्रकाश फैला रही थी। अंदर दिया जल रहा था, थोड़ा धुआं भी था कमरे में, कोठरी में। एक छोटी सी चारपाई थी जो दीवार के सहारे पर खड़ी करी थी, और उस चारपाई जो खटोला होता है उसके पाए पर दो एक मैले कपड़े भी लटक रहे थे। ये जो वर्णन किया है लेखक ने, यशपाल ने, ये इस लड़के के परिवार की दुर्दशा का करुण चित्र बता रहा है कि कितने गरीब है ये लोग। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को देने हैं। बच्चे ने उत्साह से कहा, बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बाबू गली में खड़ा है। बच्चे ने कहा कि एक साइकिल वाले बाबू थे, उसने सब पकौड़ियाँ खरीद ली है, उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, वो बाहर खड़े हैं, उनको छुट्टे पैसे वापस करना है। घबरा कर माँ बोली, रुपये के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। माँ ने कहा कि ये 1 रुपया बाबूजी को, दिलीप को वापस दे दे, उससे घर का एड्रेस पूछ लो, कल तुम जाकर उनके घर पर 8 पैसे ले आना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, ताकि माँ सुन ले, कहा, रहने दो रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। वो बच्चा दिलीप के पास बाहर आया गली में। दिलीप ने 1 रुपया लेने से मना कर दिया कि ये पैसा आप ले लो। सिर के कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा।
दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। ईमानदार है स्त्री, बच्चा भी ईमानदार है, वह एक पैसा भी ज़्यादा लेना नहीं चाह रहा है। दिलीप को 1 रुपया वापस दे रहे हैं कि आप ये पैसे ले जाओ। दिलीप भी अच्छा इंसान है, वह देखता है कि ये कितने गरीब है, तो वो सारे पैसे ले लेने को कहता है कि तुम पूरा रुपया ही रख लो, मुझे छुट्टे पैसे वापस नहीं चाहिए, इससे तुम मिठाई का लेकर खरीद कर खाना। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। स्त्री के मुरझाए कुम्हलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। स्त्री दुखी थी, पीला चेहरा था। दिलीप ने 1 रुपया दे दिया, छुट्टे पैसे वापस नहीं लिए। अब स्त्री खुश है। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बाह के इशारे से पानी ले उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेल के नीचे से मैले अंगोछे में लिपटी रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला उसे खाने को दे दी। स्त्री ने हाथ धोए और रोटियां निकालकर अपने बेटे को हाथ धुलवा कर खाने के लिए बिठाया। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। मुंह बनाकर कहा, रूखी रोटी। माँ ने पुचकार कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। देखिए कितनी गरीब है ये लोग, सिर्फ सूखी रोटी खा रहे हैं। रोटी के साथ खाने के लिए ना दाल है ना सब्जी है। बेटे ने कहा कि मैं रूखी रोटी नहीं खाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा नमक इसमें डला हुआ है। बच्चे ने रोटी ज़मीन पर डाल दी और ऐंठ गया, सुबह भी रूखी रोटी, हाँ रोज रोज रूखी। बच्चा है, रूठ गया। सुबह भी सूखी रोटी दी थी, अब भी सूखी रोटी मुझे दे रही हो, और साथ में कुछ खाने का भी नहीं है, न दाल है ना सब्जी है। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था। माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी। देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। देखो माँ अपने बच्चे को कैसे पुचकारती है। बच्चा रूठ गया है, रूखी रोटी खाने से मना कर रहा है। माँ ने उसे दिलासा दिया कि सुबह तेरे लिए दाल सब्जी ज़रूर बना दूंगी। अब ये हमारे पास 1 रुपया आया है, मैं उससे तुझे खूब सौदा लाऊंगी और तुझे दाल खिलाऊंगी। बेटा रिझ गया, उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? बेटा प्रसन्न हो गया। उसने माँ को भी पूछा, माँ तूने खाया? खाली अंगोछे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। माँ माँ ही होती है, चाहे कितनी ही भूख क्यों न लगी हो, अपने बेटे को वह पहले खिलाती है। माँ ने झूठ कहा कि हाँ मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से 1 रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, 1 रोटी तू खा ले। बच्चा रूठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि घर में खाना नहीं है। उसने अपनी माँ की तरफ 1 रोटी बढ़ा दी। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, नहीं बेटा, मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दांतों से होठ दबा वह पीछे हट गया। दिलीप अभी तक वहीं खड़ा है, सब देख रहा है। उसने दांतों तले होठ दबा दिए, चुप हो गया वह। और यह सारा दुखी, मतलब ये दृश्य देखकर वह बहुत दुखी हो गया। उसे पता चला कि ये लोग कितने दुखी है। मकान पर आकर बैठा ही था, नौकर ने 2 भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे, बैठकर चले गए। खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं। उसी समय उस लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। अब दिलीप वापस आ गया अपने घर पर। नौकर ने कहा कि 2 सज्जन पुरुष आए थे और आपका इंतज़ार करके चले गए।
दिलीप को खाने के लिए कहा। दिलीप ने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। उसे उस लड़के की माँ की बात याद आई। उसका चेहरा दिखा। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रूपता से कहा, क्यों, भूख न हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज है। दिलीप ने कहा कि जब मुझे भूख ही नहीं है तो मैं दूध कैसे पीऊंगा? नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींचकर कहा, जाओ जी। मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा, वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना न चाहता था। कौन सा दृश्य? वही माँ और बेटे वाला, जो इतनी गरीबी में जी रहा है। रूखी रोटी है, साथ में न दाल है न सब्जी है, नमक से खा रहे हैं रोटी। वो दृश्य बार बार दिलीप की आंखों के सामने आ रहा है। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने यह पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। छोटे भाई ने दिलीप को एक पत्र दिया जो हेमा ने भेजा था। लिफाफा, यह शब्द ध्यान रखना, जिसमें पत्र रखा जाता है वह कवर। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुखी देखने के लिए पैदा हुई हूँ। हेमा ने क्या लिखा है कि मैं इस जीवन में दुख देखने के लिए ही पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दूभर हो जाए। दिलीप मन में कहता है, गुस्से से पत्र फाड़ कर फेंक दिया, और मन में कह रहा है कि तुम्हें क्या पता दुख किसे कहते हैं। तुम शुक्र करो कि ऐसा दुख तुम्हें नहीं मिला है, वरना जिंदगी तुम्हारी दूभर हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी यहाँ पूरी होती है। इसमें शब्दार्थ है, मुहावरे हैं, स्वाध्याय है, सही विकल्प है। अपमान और तिरस्कार होने पर मन वितृष्णा से भर जाता है। दिलीप चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को सहेगा। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी, और दिलीप ने पत्र को फाड़कर फेंक दिया। उसके बाद एक एक वाक्य में हेमा अपनी माँ के घर क्यों चली गई? तो दिलीप हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देख आया, इसलिए हेमा रूठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। बिजली के लैंप किस भाव से प्रकाश डाल रहे हैं? निष्काम और निर्विकार। दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने क्या कहा? एक एक पैसे में एक एक ढेरी। और लड़के की माँ बाबू के यहाँ क्या करती थी? तो लड़के की माँ बाबू के घर चौका बर्तन करती थी। 2-3 वाक्यों में उत्तर देख लेना, 5-6 वाक्य में और आशय स्पष्ट करना इस स्वाध्याय में लिख लेना। थैंक यू वेरी मच। अस्तु।